जय हो चिल्ड्रन। हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। तो लास्ट कक्षा से हम देख रहे हैं कि आपका वसंत बुक में दिए गए दूसरा भाग दादी माँ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इस कहानी द्वारा दादी माँ के बारे में लेखक जी हमें क्या समझाने जा रहे हैं, क्योंकि दादी तो हर सबका दादा दादी सबका फेवरेट होते है ना। उसके से उसी के वजह से हमें कितना मदद मिलते हैं और सहारा मिलते हैं, है ना। तो दादी माँ को लेखक भी बहुत मिस कर रहे हैं। तो पहले पार्ट में हमने देखा कि जब बचपन में बुखार आए तो लेखक जी को बहुत खुश होते थे वो, क्योंकि उनको दादी माँ बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। तो दूसरे पार्ट में हमने देखा कि जब किशन भैया की शादी तय हुई तो कितने उत्साह से दादी माँ पात्र अपने निभाते हैं। तो तीसरे पार्ट में हमने देखा कि जब दादाजी का मृत्यु हो गई तो दादी माँ बहुत उदास रहती थी। तो दादा के श्रद्धा में दादी माँ के मना करने पर भी लेखक जी के पिताजी ने अतुल संपत्ति की व्यय की, है ना। बहुत सी संपत्ति का खर्चा की। तो घर में कठिन आर्थिक परिस्थितियां आ गई। तो उस वक्त दादी माँ कैसे अपने पात्र निभाते हैं, तो आज की कक्षा में बच्चों हम देखेंगे। तो दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। माघ के दिन थे, कड़ाके का झाड़ा पड़ रहा था। तो देखिए, दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी क्योंकि दादाजी का मृत्यु भी हो गई थी और उसी वक्त कठिन आर्थिक परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ा। तो माघ के दिन था, यानी ठंड का मौसम, कड़ाके का झाड़ा पड़ा था। जाड़ा यानी क्या है, ठंड। तो माँ के दिन था, बहुत ठंड पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुस पड़ती थी। तो देखिए, दादी माँ का तो उम्र हो चुकी है तो उसको बहुत ठंड लगती है। तो इतना सन्नाटा था पछुआ का, और शीत के वजह से, शीत यानी ठंड के वजह से हड्डियों में घुसकर उसे बहुत तंग करती थी। ठंड के मौसम में उसे बहुत तंग होता था। शाम को मैंने देखा, यानी लेखक जी ने देखा, दादी माँ गीली धोती पहनी हुई थी। कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए। तो एक दिन शाम को लेखक जी ने देखा कि दादी माँ क्या कर रही है, गीली धोती पहनी है और कोने वालों के घर में घर के एक कमरे में संदूक पर क्या लगाए हैं, दिया जलाए हैं, दीप लगाए हैं, हाथ जोड़कर बैठी है। तो यानी भगवान से प्रार्थना कर रही है। उनकी स्नेह खातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखी थी। तो देखिए, कभी भी लेखक जी ने उनके आंखों में आंसू नहीं देखे थे, क्योंकि बहुत हिम्मत वाले थे उनके दादी माँ। जो भी कष्ट आए सामना करते थे, बहुत हिम्मत दिखाती थी। लेकिन पहली बार लेखक जी ने देखा तो दादी माँ के आंखों में उसे क्या दिखाई दे रहे हैं, स्नेह भरी आंसू दिखाई दे रहे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। तो लेखक जी बहुत देर तक, यानी बहुत समय तक उसके पास ही बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली, दादी माँ। तो देख, जब दादी माँ ने आंखें खोली तो लेखक जी ने दादी माँ ऐसे धीरे से कहता है, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है। तो दादी माँ लेखक जी से पूछती है, तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो। तो दादी माँ अब क्या कर रही है, दादी माँ एक बात पूछो, बताऊंगी ना। मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों में, तो देखिए, वो आंखें खुलने के बाद जब वो प्रार्थना कर रही थी, स्नेह भरी आंखों से आंसू भी आ रही थी उनकी आंखों में। तो बाद में लेखक जी उसके पास ही बैठ जाता है। तो कुछ देर बाद दादी जी से पूछता है, उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखता है और पूछता है, देखिए क्या है पूछना। तो दादी माँ लेखक जी को बोलते हो, क्या पूछना चाहते हो, पूछो। तुम रोती थी। तो लेखक जी पूछता है दादी माँ से, तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई।
उनकी बातें सुनकर दादी माँ हंसना शुरू की। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल। तो देखिए वो लेखक जी को कुछ भी नहीं बताते, वो उस विषय को बदल कर बोलती है, हंसते हुए बोलती है। क्या बोलती है? पागल, तुमने अभी खाना भी नहीं खाया, चल चल खाना खाएंगे। तो धोती तो बदल लो दादी माँ। तो लेखक जी कहता है तुम धोती तो बदल लो। क्यों? क्योंकि दादी माँ प्रार्थना करते समय क्या की थी, उसने गीले हुए धोती पहनी थी। तो ऐसा कहता है धोती पहले बदलो, बाद में खाना खाएंगे। तो बाद में मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। तो दादी माँ कहती है मुझे सर्दी गर्मी कुछ भी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। ऐसे कहते कहते मुझे गर्मी सर्दी कुछ भी नहीं लगते बेटा, ऐसे कहते कहते लेखक जी को खींचते हुए कहाँ पे लेकर जाते हैं? वो रसोई घर यानी किचन लेकर जाती हैं। तो सुबह लेखक जी ने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। तो सुबह होते ही लेखक जी ने देखा कि चारपाई पर यानी मैट पर बैठे पिताजी और किशन भैया कुछ सन्नाटा दिख रहे थे। वो चुपके से बैठकर कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले। तो किशन भैया और पिताजी आपस में बात कर रही है। तो उसी वक्त दूसरा चारा ही क्या है, मतलब दूसरा हमारे जो आर्थिक परिस्थिति जो इतना कठिन हुआ है कि हमें कुछ करने के लिए और बचा ही नहीं है। ऐसे पिताजी किशन भैया से बात कर रहे। रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी है। वे रोने रोने से हो गया। तो वो बहुत उदास है पिताजी और किशन भैया से कह रही है कोई पैसा नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि अभी जो हमने उधार में लिए हैं वही हमारे बाकी है, वापस नहीं दिए हमने, इसके वजह से कोई पैसे भी नहीं दे रही है, क्या करेंगे, ऐसे सोच रहे। तो रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका देखिए उसी वक्त दादी माँ वहाँ पे आती हैं और पिताजी और किशन भैया से कहती हैं क्यों रो रहे हैं आप? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहती हैं। तो माथे पर हाथ रखे हुए उसको समझाते हुए कहती है क्यों रो रहे हो? मैं तो अभी हूँ ही। देखिए वो कहते मैं अभी जिंदा हूँ, तो आपको मैं सहाय करूंगी, क्यों चिंता कर रहे हो? ऐसे कह के उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तो क्या करते उसी वक्त अपने संदूक से एक चमकती सी चीज निकालती है। तेरे दादा ने यहाँ कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। तो कहते हैं संदूक से चमक से एक चीज को उठाकर, तो चीज यानी वस्तु, तो तेरे दादा ने यहाँ कंगन, कंगन यानी क्या है? बैंगल्स, तो वो गोल्ड के बैंगल्स थे। तो कौन दिए थे उसको? दादाजी ने दिए थे। तो मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। देखिए जो भी मूल्य वस्तु हम लेते हैं वो इस तरह हमें सहायक होते हैं। जब भी हमें कष्ट आए तो, आर्थिक परिस्थिति कठिनाई आए तो उसी वक्त हमें यही हेल्प आते हैं। तो उनका गला भर आया। तो देखिए वो रोते हुए कहते हैं दादाजी ने मुझे एक कंगन इसी दिन के लिए दिए थे, जब कितने भी कठिन परिस्थितियां आए यानी आर्थिक परिस्थितियां कठिन हो तो इसका तुम सहाय ले सकते हो। तो लेखक ने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखते आई हूँ। देखिए वो लेखक जी के पिताजी को और किशन भैया से कहते हैं दादी माँ मैंने इसे कभी पहना भी नहीं है, इसे अच्छे से संभाल कर रखती आई हूँ, यह उनके वंश की निशानी है। कहती है वो दादाजी का वंश की निशानी, कभी नहीं पहना नहीं, मैं इसे बहुत संभाल कर रखती आई हूँ, मैं ऐसे बोलती। तो उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, क्योंकि दादाजी का याद कर रहे तो ऐसे ही आंखों में आंसू आना शुरू हो जाता है। तो आंसू पोंछ कर कहती है पुराने लोग
आगा पीछा सब सोचा लेते थे बेटा। तो कहती है पुराने जो लोग थे वो हमेशा सब सोचते हैं, आगे आने वाले कठिन परिस्थितियों के बारे में अभी सोचकर ऐसे वस्तु बना के हमें सहाय के लिए रखे हुए हैं संभाल कर, ऐसे वो कहती है। सचमुच सचमुच मुझे दादी माँ शापग्रस्त देवी सी लगी। तो देखिए लेखक जी को अब नानी माँ कैसे दिखाई दे रही है? शापग्रस्त देवी। शापग्रस्त देवी यानी क्या है? शापग्रस्त देवी यानी ये जो आर्थिक कठिन परिस्थिति जो आए हैं वो हमारे आम लोगों के लिए शाप ही है ना। लेकिन अभी दादी माँ कैसे लग रही है? उस शाप को निकालने वाली देवी लग रही है। तो धुंधली छाया विलीन हो गई। लेखक जी देखता है क्यों? क्योंकि ये जो दादी माँ है अब लग रही है देवी माँ, यानी हमारे कष्ट को दूर करने वाले देवी जैसे लग रही है। किसको? लेखक जी को। कौन लग रहे हैं? दादी माँ लग रही है। और धुंधली छाया विलीन हो गई, यानी जो दुख की छाया अब तक थी वो दादी माँ जैसी देवी आने के बाद अपने आप हट गई। तो लेखक जी ने देखा कि दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी गिनौनी काली पंखे फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठी है। तो देखिए उसी वक्त क्या होता है? सचमुच दादी माँ शापग्रस्त देवी सी लगी है। क्यों? क्योंकि वो इतनी कठिन परिस्थितियों में सहाय कर रही है अपने बेटा और प्रपौत्र को भी वो हेल्प कर रही है। तो सचमुच वो जो कठिन परिस्थितियों का छाया था वो विलीन हो गई, वहां पे लुप्त हो गई। तो लेखक जी देखता है दिन काफी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी गिनौनी काली पंखे फैलाकर मेरी खिड़की पर, यानी लेखक जी के कमरे की खिड़की पर क्या कर रही है? वो बैठ रहा है। तो काफी दिन हो गए। तो पास के लंबे खजूर के एक पेड़ थे, उनके घर के पास ही एक खजूर के पेड़ थे। तो वहां पे एक कौवा अपनी गिनौनी खाली पंखे, यानी उसका कौवे का रंग कौन सा होता है? काला होता है। तो खाली पंख फैलाकर लेखक जी के कमरे के पास खिड़की पर आकर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। तो देखिए किशन भैया का पत्र हाथ में क्या हो रहा है? कांप रहा है। काली चींटियों से कतारें धूमिल हो गई है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो देखिए तो उसी वक्त जब लेखक का भी उम्र हो चुका है, वो दादी माँ के मिस कर रही है, दादी को याद कर रहा है लेखक जी। तो ये सब याद करते हुए वो बैठे थे। कैसे भी कठिन परिस्थितियां उस परिवार को आ गई तो दादी माँ आती थी, उनको सहाय करती थी। तो देखिए उसने जब बचपन में बीमार होते तो लेखक जी को कितना ख्याल रखते थे। शादी के मोहल्ले में इतने उत्साह के साथ सबको काम देते थे। और दादाजी की मृत्यु होने के बाद भी वो हिम्मत से खड़ी हुई है ना। तो हिम्मत से अपने परिवार को सहाय करते रहे। तो उसी वक्त भी उसने अपने संदूक से गोल्ड बैंगल्स निकालकर उस कठिन आर्थिक परिस्थितियों में परिवार की सहाय की। तो यही याद करते हुए लेखक जी बैठा हुआ था। उसी वक्त उनकी खिड़की पर एक काली कौवा बैठ गया। तो हमारे हिंदुओं में ये विश्वास है कि जो कौवा होते हैं वो हमारे पूर्वजों के रूप होते हैं। तो दादी माँ का वो याद कर रहे थे लेखक जी। उसी वक्त वो उसके रूप में वहां पे आ गए, उनको ऐसा लग रहा है। तो उसी वक्त
किशन भैया का पत्र क्या होने लगा, कांपने लगा। काली चींटियों से कतार 2 मील हो रही थी, क्योंकि उनको याद करके लेखक जी की आंखों में आंसू आ रहे थे। अब तक उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि बार बार उनके मन पूछ रहे सचमुच दादी माँ नहीं है, लेकिन उस वक्त दादी माँ नहीं थी। ये सब दादी माँ के याद करते हुए लेखक जी हमारे सामने दादी माँ की कहानी प्रस्तुत किए हैं। तो बच्चों, हम सबको भी ऐसे अपने दादी दादाजी का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब हम बचपन में होते तो हमारा कितना ख्याल रखते हैं हमारे दादा दादी, है ना। तो जैसे वो हमारे ख्याल रखते हैं, उनके ख्याल भी हमें रखना चाहिए। तो बच्चों, हमने अब तक दादी माँ के कहानी द्वारा दादी को कैसे मिस कर रहे थे लेखक जी, उनके बारे में अध्ययन किए। तो अगले कक्षा में हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। घर में ही रहिए और सुरक्षित रहिए। जय